सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ आज एक और बहुत बड़ी खबर लेकर मुंबई से, जिसने एक बार पूरी मुंबई को कई साल तक बॉम्ब ब्लास्ट के खतरों से दहला के रखा था। सिर्फ एक सरफिरा आदमी अपने टिफ़िन बॉक्स में बम लगाकर लोगों को दहलाने की कोशिश करता रहा और पूरे 51 ब्लास्ट उस आदमी ने मुंबई और आसपास के प्रदेशों में किए। अकेले आदमी ने, किसी के साथ जुड़ा नहीं था, किसी आतंकी संगठन के साथ उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वो शख्स फतूरी था। उसकी फैमिली उत्तर प्रदेश से मुंबई में आई और वहाँ आगरीपाड़ा में BIT चार्ल्स बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, उसके जो मकान होते हैं मुलाजमों के, उनमें रहता था। बचपन से बहुत तेज़ तरार दिमाग का मालिक था। पढ़ लिख के वो MBBS डॉक्टर बन जाता है और मुंबई के सायन हॉस्पिटल में, जो तकरीबन सबसे बड़ा अस्पताल गिना जाता है मुंबई का, वहाँ पे चिकित्सक बन जाता है। इलाज करता है मरीजों का, नौकरी करता है। लोग उसको जीवनदाता समझते हैं कि लोगों की ज़िंदगी बचा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो अकेला अपने दिमाग में एक फतूर लेके बैठा था। उसके दिमाग में कहीं बैठा था कि हमारे मुसलमान भाइयों के साथ इस देश में इंसाफ नहीं हो रहा। बस उसको लेके उस आदमी ने जो तरकीब बनाई, कैसे वो विस्फोटक पदार्थ इकट्ठे करता था और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट कर देता था। कई साल तक पुलिस को उसकी खबर नहीं मिली। चलते चलते 93 में मुंबई में बड़े ब्लास्ट भी हो गए और उसके बाद जब एजेंसियों ने अपनी तहकीकात तेज की तो एक शख्स का नाम सामने आता है जिसने इस किस्म के 51 हमले करके दहलाने की कोशिश की थी, और उस आदमी का नाम था डॉक्टर जमील अंसारी। और इस डॉक्टर का पूरा किस्सा हमारे सहयोगी मुंबई से संदेश ने सुनाया है। आप उसको कृपा करके सुन लीजिए। बहुत मेहनत करके इतनी लंबी चौड़ी जानकारी संदेश ने हासिल की है। ये सुनिए, एक सीरियल ब्लास्ट करने वाला आदमी इतने साल छुपा इसलिए रहा कि उसने डॉक्टर का एक सफ़ेद कोट पहना हुआ था। सफ़ेद पोश बन के समाज में, सोसाइटी में घूमता था। कैसे उसने ये कांड किया, कैसे पकड़ा गया और आज कहाँ पर है, ये पूरी कहानी सुनाएंगे हमारे मुंबई से सहयोगी संदेश। सुनिए। हाँ जी संदेश, एक बार फिर आपका वेलकम हमारी चैनल बलजीत परमार पर यू पे। बहुत दिनों के बाद, कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ। आप कैसे? बस ठीक ठाक, बढ़िया। तो और हम कहिए। बात कर रहे थे वो अपना जमील अंसारी वाला केस हुआ था। एक वो सीरियल ब्लास्ट करता था अपने तरीके से, जी तो जी। आपको बता रहे थे कुछ नई इन्फॉर्मेशन आई है, जरा उससे बात करें आप। ठीक है ठीक है। हाँ बताइए जरा, क्या हिस्ट्री थी उसकी, कैसे शुरू हुआ, कैसे किया? ये सर एक्चुअली बात क्या हुई थी, लेट 70s में ना एक फैमिली यूपी से मुंबई आ गई थी रहने के लिए। ओके। और फैमिली जो थी वो अंसारी फैमिली थी और BIT चौल में वो रहते थे, आगरीपाड़ा। ओके ठीक है। तो उनकी उस फैमिली में 6 भाई और 3 बहनें, 3 4 बहनें मिलाकर कुल 10 बच्चे थे टोटल। ओ माय गॉड। ओके। उसमें से जो सबसे बड़ा था वो ये जमील अंसारी था। ओके। BIT चौल में 7वें फ्लोर पे इन लोगों का घर था। हाँ। और ये जमील अंसारी जो था ना, ये पढ़ने में बहुत तेज था। हाँ। तो इसके घर वालों को कह लो या इसके पड़ोसियों को, अगल बगल वालों को इसके ऊपर बहुत फक्र था कि ये लड़का पढ़ने में अच्छा है। ओके। तो यहाँ मुंबई आने के बाद सायन हॉस्पिटल है ना अपना, हाँ। वहां से इसने MBBS का एजुकेशन कंप्लीट किया, ये डॉक्टर बन गया। ओके। और सायन हॉस्पिटल में काम करने लगा। ओके।
लेकिन पढ़ने में तेज था, इसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा खासा था, लेकिन दिक्कत ये थी ना कि इसकी जो सोच थी अपनी, हाँ। वो उग्रवादी कह लो या कट्टर मानसिकता का था ये। ओके। तो इस मानसिकता की वजह से, इस सोच की वजह से देश में कह लो या बम्बई में कह लो, जहाँ पे भी कई दंगे हो जाते थे हाँ। या फिर कहीं पुलिस कोई बड़ा एक्शन किसी कम्युनिटी के ऊपर या किसी लोगों के ऊपर ले लेती थी, तो ये गुस्से में आ जाता था ओके। अपनी पर्सनल सोच के कारण। हाँ हाँ। फिर इस गुस्से की वजह से उसका गवर्नमेंट पे और पुलिस वालों पे गुस्सा बढ़ता गया। इसका बदला लेने के लिए उसने क्या किया, अब ये साइंस का स्टूडेंट रह चुका था, हाँ। तो इसके पास ये केमिस्ट्री की वगैरह नॉलेज थी। मतलब ये किसी गैंग के या संस्था के साथ नहीं जुड़ा हुआ था? नहीं नहीं, ये अपना अकेला था, इंडिविजुअल था, और एट द सेम टाइम सायन हॉस्पिटल में डॉक्टर की जॉब भी कर रहा था, ओके ओके, ठीक है। मेडिकल प्रैक्टिशनर। हाँ। तो इसका गवर्नमेंट या पुलिस प्रशासन के ऊपर जो गुस्सा था ना, हाँ। वो गुस्सा अपना निकालने के लिए इसने क्या किया, इसके पास केमिस्ट्री की जो नॉलेज थी हाँ। उसका इस्तेमाल करके इसने सोच लिया कि मैं बम ब्लास्ट करना चालू कर दूंगा। ओके। तो उसके लिए उसने एक तरीका अपनाया था। तरीका कुछ ऐसा था कि बम ब्लास्ट के लिए जो भी केमिकल यूज होते थे, हाँ। उसको ये, आपने देखा होगा सर कि पुराने टाइम में लोकल ट्रेन की जो टिकट आती थी, हाँ। हाँ। वो मोटे कार्डबोर्ड से बनी हुई आती थी, येलो कलर की। हाँ, वो गत्ता होता था मोटा सा। हाँ। हाँ हाँ, तो ये क्या करता था, वो बॉम्ब ब्लास्ट में जो केमिकल यूज होते हैं ना, हाँ। उसमें उस गत्ते को भिगाता था ये, ओके। और वो गत्ता उस एक खास केमिकल को एब्जॉर्ब कर लेता था। उसके बाद ये बॉम्ब ब्लास्ट को अंजाम देता था। ओके। मतलब इसके पास जो नॉलेज थी उसका उसने गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हाँ। अभी शुरू में ना ये किसी गैंग से जुड़ा था, ना किसी संगठन से जुड़ा था, और इसका बैकग्राउंड भी अच्छा था, हाँ। तो किसी को इस पे शक नहीं हुआ। हाँ। इसकी वजह से इसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। ओके। अब इस सिलसिले में इसने सबसे पहला जो ब्लास्ट किया ना सर, हाँ। वो 31 दिसंबर 89 को किया। ओके। मतलब आप देखिए, साल 89 के आखिरी दिन पे। हाँ, 84 में दंगे वंगे हुए थे बहुत बड़े लेवल पे, बॉम्बे में काफी नुकसान हुआ था लोगों का। हाँ। हाँ, तो इसके मन में वो गुस्सा था, ओके। और इसने 31 दिसंबर का दिन इसलिए चुना कि उस वक्त लोग नया साल मनाने के लिए बाहर निकलते हैं। हाँ हाँ। और इसने जो लोकेशन चुना था वो गिरगांव चौपाटी चुना था। ओके। गिरगांव चौपाटी पे तो वैसे भी बहुत भीड़ रहती है बाकी दिनों में भी। हाँ हाँ। तो उसने अपना पहला ब्लास्ट वहां पे करवाया। ओके। लेकिन किसी टेक्निकल एरर की वजह से वो ब्लास्ट पावरफुल हुआ नहीं, हाँ। तो उसमें कोई जख्मी नहीं हुआ, किसी को कोई इंजरी नहीं हुई। ओके। तो और कुछ दिनों के बाद ये रुका रहा, मतलब पुलिस का कोई बड़ा एक्शन नहीं हुआ, कहीं इसका चर्चा नहीं हुआ, तो ये थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ गया। ओके। फिर 5-6 महीने के बाद तुरंत इसने ना अपना जो नायगांव है, दादर नायगांव, हाँ। वहां पे जो पुलिस कॉलोनी है ना, बिल्कुल। वहां पे इसने अगला ब्लास्ट करवाया सेम इसी तरीके से। उसको नायगांव पुलिस हेडक्वार्टर भी बोलते हैं पुराने जमाने से। हाँ हाँ, ओके। जहाँ लोकल आर्म्स डिवीजन भी है। हाँ हाँ। तो इसने दूसरा ब्लास्ट वहां पे करवाया। ओके। तो वहां पे जब इसने ब्लास्ट करवाया ना, तो पुलिस वाले का एक बेटा उस ब्लास्ट में मारा गया। ओह माय गॉड। उसके बाद पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन वगैरह किया, लेकिन फिर भी ये पकड़ा नहीं गया। हाँ। अब इसने ये सोचा कि इस ब्लास्ट में पुलिस वाले का बेटा मारा गया, फिर भी मैं पकड़ा नहीं जा रहा हूँ, हाँ। तो ये दोबारा फिर से कॉन्फिडेंस में आ गया। ओके। इसकी हिम्मत थोड़ी बढ़ गई। ओके। बाद में इसने लोकल ट्रेन में ब्लास्ट करने शुरू कर दिए। ओके। मुंबई की लोकल ट्रेन में इसने कम से कम 12 ब्लास्ट किए हैं अभी तक, ओह। सेम इसी तरीके से। हाँ। वो ऐसा ये, अकेले अकेले किए या सीरियल किए थे, एक ही बार कई कर दिए, कई डिब्बों में रख दिए डब्बे? नहीं नहीं, इसने अकेले नहीं किए थे, किसी के साथ नहीं था, वो डिब्बों में रखता था ओके ओके। किसी सामान वामान में छुपा के ऐसे। हाँ। लेकिन इसका जो टेक्निक तरीका, मतलब तब तक डिस्क्लोज नहीं हुआ था, हाँ। ये बात थी। ऐसा इसका ये ब्लास्ट का जो सिलसिला है ना, वो 93 तक चल गया। ओके। और रेलवे में इसने 12 ब्लास्ट किए, और बाकी जगहों पे मुंबई में इसने 21 ब्लास्ट किए। हाँ, एक दादर में भी किया था, कबूतर खाने के पास पुलिस का कोई पुलिस स्टेशन है वहाँ, उसके नजदीक भी किया था। हाँ, मतलब ऐसे छोटे मोटे लेवल के ब्लास्ट वो करता रहता था। हाँ। तो मुंबई लोकल में इसके 12 ब्लास्ट हो गए। उसके बाद ट्रेनों के बाहर सिटी में उसके 21 ब्लास्ट हो गए। ओके। अब इससे भी आगे जाके आप सुनिए, पूरे देश में कहीं भी दंगे होते थे, हाँ। हाँ, तो ये मुंबई के बाहर भी इसने उन दंगों का गुस्सा निकालने के लिए 51 ब्लास्ट कर चुका है मुंबई के बाहर। ओके।
और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसके बैकग्राउंड की वजह से इसके ये फैमिली। मुंबई में कितने किए टोटल? देखिए मुंबई की जो लोकल ट्रेन है ना। नहीं, टोटल मुंबई में कितने किए? 38? हाँ टोटल 38 पकड़ लो, क्योंकि ट्रेनों में 12 और बाहर सिटी में 21 छोटे मोटे। अच्छा, 12 और 21 हो गए 33। और हाँ बाहर देश में 51 और। हाँ, तो देश में 51 किए इसने। अरे वाह। उसका मतलब, उसका फैक्ट यही था उसके पीछे कि ये पकड़ा नहीं जा रहा था, इसलिए उसकी हद बढ़ गई थी। हाँ, नहीं तो इतने वो कर नहीं पाता नॉर्मल कंडीशंस में। बिल्कुल। ये बात थी। अब ये सिलसिला चला गया 93 तक। ओके। उसके बाद क्या हुआ सर, 93 के जो बॉम्बे सीरियल ब्लास्ट हुए ना, हाँ उसके बाद जब उसमें 93 के ब्लास्ट में आईएसआई और पाकिस्तान का रोल सामने आया, हाँ तो हमारी पुलिस हो गई या फिर सेंट्रल की जो एजेंसीज है, हाँ। उन्होंने सर्विलांस निगरानी अपनी बढ़ा दी थी। ओके। और उसके बाद ना, ये सेंट्रल की एजेंसी से मुंबई पुलिस को एक इनपुट आया 94 में ओके। कि मुंबई, मतलब मुंबई महाराष्ट्र में अहले असीद नाम का कोई एक आतंकवादी संगठन है जो नया नया उभर रहा है। अहले असद। अहले असद, हाँ अहले ओके। असद। हाँ। ओके। ये कोई नया नया संगठन उभर रहा है, हाँ। और इसी संगठन के 14 से 15 लोग मुंबई में मौजूद है। ओके। ये इनपुट है ईयर 1994 का। ओके। और तभी सर एमएन सिंह आईपीएस है ना, हाँ हाँ। वो क्राइम के जॉइंट कमिश्नर थे। हाँ जी, हाँ जी। और 94 के जनवरी में ही राकेश मारिया क्राइम के नए नए डीसीपी आए थे। हाँ हाँ। तो एमएन सिंह ने ये इनपुट राकेश मारिया को पास ऑन कर दिया। ओके। तो राकेश मारिया ने अपने आदमी जो मदनपुरा का स्लम एरिया है ना, हाँ हाँ। वहां पे काफी दिनों तक रख दिए थे सर्विलांस वॉच करने के लिए। ओके, वो अगरीपड़ा के नजदीक ही पड़ता है काफी वो। हाँ, इसके घर से नजदीक था वो जगह। हाँ हाँ। तो वहां पे राकेश मारिया ने अपने आदमी लगा दिए थे काफी दिनों तक। ओके। बहुत मेहनत की, और एंड में जाके पता चला वहां का मदनपुरा का जो स्लम एरिया है ना, वहां पे 14 लोग छुपे हुए हैं। ओके। तो वहां पे जब रेड मारी गई तो उन 14 लोगों के साथ में ये डॉक्टर जमील अंसारी भी पकड़ा गया। ओके। ओके। कहने का मकसद ये है कि लेट 90s के शुरुआत में ये अहले असद संगठन में शामिल हो चुका था। ओके। ओके। यह ऐसा इसका कहानी है। तो जब तक अकेला था पकड़ा नहीं गया, एक संगठन के साथ जुड़ा तो पकड़ा गया। जी, और 93 ब्लास्ट के बाद गवर्नमेंट ने जो सर्विलांस बढ़ाई, हाँ। उसकी वजह से ये पकड़ा गया। और 89 से इसने जो ब्लास्ट किए थे वो सारे केस ओपन हो गए। ओके। तो हाँ, ये ऐसी तो इसकी देश का कहानी है। सबसे बड़ा सीरियल ब्लास्ट करने वाला बन गया। जी। और वहाँ की सोसाइटी को, आजू बाजू के लोगों को भी पता चला कि जिसको हम आज तक डॉक्टर समझ रहे थे, हाँ वो असल में बॉम्ब ब्लास्ट करवा रहा है इतने सालों से। हाँ। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह एक शातिर अपराधी इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद उसको ऊपर वाले ने एक मौका दिया था इस समाज की सेवा करने का। माँ बाप ने उसको अच्छा पढ़ाया लिखाया, इतना खर्चा किया, डॉक्टर बनाया, और वो आदमी मौत का सौदागर बन गया। ये किस्सा आपने सुना। इसी तरह इसी किस्म के मुंबई के उन गली गलियारों से जहाँ इस किस्म के जुर्म जराइम होते हैं, उनके किस्से कहानियाँ लेके आप तक आते रहेंगे। इंतज़ार कीजिए। तब तक आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।